पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने परिणाम को लेकर चुनाव आयोग पर गुस्सा निकाला कि चुनाव में साजिश के तहत उन्हें हराया गया। बीजेपी पर काउंटरिंग सेंटरों पर कब्जा करने का आरोप लगाया और इस्तीफा नहीं देने की बात कही। इस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। उन्हें भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हराने वाले शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया कि कोई भी इस देश में संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान में जो लिखा होगा ममता बनर्जी को वैसा करना ही पड़ेगा। यानी पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान कम होता नहीं दिख रहा। चुनाव के बाद भी हार स्वीकार करने को राजी नहीं है ममता बनर्जी। बुरी तरह भड़की नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरस पड़ी। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाने का भी आरोप लगाया। कई इलाकों में हिंसा किए जाने का आरोप लगाया। टीएमसी के नेताओं की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। ममता ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में जो हुआ वो काला अध्याय है। Though they are being tortured, they are being attacked, their house is being attacked, their workers are being tortured. Already Belagate you have seen that died. They killed also. उन्होंने फिर दावा किया कि काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ भी अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। उनके दावों और आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और अगर हुई तो पुलिस में कोई शिकायत है एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर शुवेंदु अधिकारी ने हमला बोला। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो ममता के इस्तीफा नहीं देने के ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं सौंपे तो नई सरकार के गठन को लेकर संविधान में क्या प्रावधान। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलवाने की शक्ति होती है। चुनाव में हारने वाली सरकार और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यानी भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा न दें, लेकिन वो नियमों के मुताबिक जनादेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। इधर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थकों पर हिंसा के आरोप लगाए। टीएमसी के दफ्तरों पर हमले किए जाने के आरोप लगाए। बीजेपी ने हिंसा की घटनाओं की निंदा की, हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन लेने की मांग की। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने चुन चुनकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए। टीएमसी नेताओं ने हिंसा के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किए और एक वीडियो हावड़ा जिले में मौजूद उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का बताया गया, वो जारी किया। टीएमसी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। कुछ लोग पथराव उसमें करते नजर आए। थोड़ी दूरी पर सुरक्षा बल के जवान भी दिखाई दिए। उनके सामने ही लोगों की भीड़ पत्थरबाजी करती दिखी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उम्मीदवार पुलक रॉय के ऑफिस पर पथराव किया, दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलक रॉय उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पुलक रॉय के जीतने के बाद बीजेपी के समर्थकों ने उनके दफ्तर पर हमला किया। इससे वहां के हालात बिगड़ गए। कोलकाता जिले में बेलघाटा विधानसभा क्षेत्र है। सीट पर टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने जीत दर्ज की। उन्होंने सोशल मीडिया पर वहां का एक वीडियो डाला। उसमें कुछ लोग टीएमसी के दफ्तर में घुसकर हमला करते नजर आए। टीएमसी के ऑफिस में एक व्यक्ति जमीन पर गिरे दिखाई दिए। कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। एक आदमी उनका मोबाइल तोड़ने में जुट गया, मोबाइल को जमीन पर पटकने लग गया। यह वीडियो टीएमसी ने जारी किया और आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर पर हमला किया, दफ्तर में तोड़फोड़ की।
और टीएमसी की तरफ से इस घटना की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष की तरह पार्टी के नेता शशि पांजा ने भी एक वीडियो जारी किया और बीजेपी पर हिंसा करने का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। शशि पांजा ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ लोग कुर्सियों को तोड़ते नजर आए, सड़क पर पटकते दिखाई दिए। पास ही बीजेपी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते दिख रहे थे, पार्टी का झंडा लहराते रहे। शशि पांजा ने दावा किया यह वीडियो कोलकाता जिले में मौजूद श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र का है। तोड़फोड़ करने वाले लोगों का कुछ लोग विरोध करते दिखे। एक महिला ने एक व्यक्ति को घेर लिया, हंगामा बढ़ गया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंच गई। यानी टीएमसी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तरों पर कब्जा करने की कोशिश की। टीएमसी ने आसनसोल और सिलीगुड़ी के भी वीडियो जारी किए और उनके जरिए आरोप लगाया कि आसनसोल में बीजेपी के लोगों ने पार्टी के ऑफिस पर हमला किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सिलीगुड़ी में टीएमसी के ऑफिस को आग के हवाले किए जाने का भी आरोप लगाया गया और पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जमुरिया इलाके में भी हिंसा हुई। टीएमसी का कहना है चुनाव में जीत मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बेकाबू हो गए। बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के ऑफिस को निशाना बनाया और सारा सामान बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। टीएमसी के झंडे और ऑफिस के दस्तावेज जला दिए। इससे पहले कुछ लोग टीएमसी दफ्तर का ताला तोड़ते नजर आए। थोड़ी देर में वो लोग ताला तोड़कर अंदर घुस गए। এটা শুধু বাথরুম আছে মনে হচ্ছে না মাল আছে ইয়ার আছে মাল পুরো মাল নিকাল সব নিকাল। उन लोगों ने कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। हर चीज को तोड़ने में जुट गए। कुछ लोग कुर्सियों को जमीन पर पटक कर तोड़ते दिखाई दिए, जो वीडियो जारी किया टीएमसी ने। इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के समर्थकों ने पार्टी के ऑफिस पर हमला किया था। टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया। उसमें एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिरी दिखाई दी। उनके सिर से खून निकल रहा था। कुछ लोग उन्हें संभालने में जुटे थे। इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उस बुजुर्ग महिला पर हमला किया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। बंगाल में हिंसा की घटनाओं पे बीजेपी की तरफ से भी बयान दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष, वहां के बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने हिंसा का विरोध किया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा में अगर शामिल पाया गया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। छुटपुट घटना सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करता है। और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बद्ध हो जाएंगे। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी बंगाल में हुई हिंसा की घटनाओं की निंदा की। पुलिस से हिंसा करने वालों पर एक्शन लेने की अपील की ताकि बंगाल का माहौल खराब ना हो और बंगाल की शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कहानी तब पलट गई जब बीजेपी ने भी टीएमसी पर हिंसा और मारपीट के आरोप लगा दिए। बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ घरों में तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है टीएमसी के समर्थकों ने न सिर्फ उनके कार्यकर्ता बल्कि आम लोगों को भी निशाना बनाया, उन पर भी हमले किए। मारपीट और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने उत्तर 24 परगना के नोआपारा विधानसभा सीट से जीत हासिल की है और अर्जुन सिंह के पहुंचने पर लोगों ने
उनसे शिकायत की, अपने घर में हुई तोड़फोड़ की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता देर रात उनके घर में घुस गए थे, उनके मकानों पर हमले किए, डंडे बरसाए, पत्थरबाजी की। एक मकान की छत टूटी नजर आई, एक मकान के बाहर ईंट के टुकड़े बिखरे दिखे। लोगों ने आरोप लगाया हमलावरों ने उनके घर में रखा सामान चुरा भी लिया। এই জানলাগুলো লাথি মারছে রাত্রিবেলা আমাদেরকে, এগুলো সব পড়ে আছে সেইভাবে। সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে চলে গেছে, সব নিয়ে চলে গেছে। बीजेपी समर्थकों ने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई। उन घरों में मौजूद महिलाओं ने भी कार्रवाई की अपील की। अर्जुन सिंह ने उन्हें भरोसा दिया कि वो मामले की जांच करवाएंगे। इसके बाद लोग जोर जोर से नारेबाजी करते दिखे। उधर हावड़ा जिले में मौजूद जगत बल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोगों ने देर रात कई लोगों से मारपीट की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को निशाना बनाया, उन्हें बेरहमी से पीटा, उनके घर पर पत्थर बरसाए, उनसे बदसलूकी की। हम लोग इधर पार्टी जीतने के बाद जो लोग इधर खुशी मना रहा था तो एक साथ मना रहा था। रात को इधर का पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो इधर का साधारण नागरिक है, उसका घर में चढ़ाव होकर उसको लाठी, बांस एवं क्रूर से मारा है। जो घायल हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक देर रात हुई हिंसा की वजह से पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिंसा का जो वीडियो आया उसमें कुछ लोग हमलावरों के पीछे भागते दिखे। उन लोगों ने नारेबाजी की और सड़क से पत्थर उठाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। लोगों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। उधर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने 9 मई वाली तारीख तय होने की बात से इनकार कर दिया। पहले उन्होंने कहा था कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपनी निजी राय बता दिया और यह कह दिया कि ऐसा वो चाहते हैं कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। 9 तारीख को रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती है और शमीक भट्टाचार्य के मुताबिक इसीलिए वो चाहते थे कि और वो चाहते हैं कि 9 मई को ही बंगाल को नई सरकार भी मिले, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हमने व्यक्तिगत तौर पे बोला कि प्रधानमंत्री जी कल 25 बैसाख का जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, हाँ, तो उस दिन अगर होते तो अच्छा होता, ऐसा हमने बोला है। ये पार्टी इसका कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी ने बंगाल में मिली जीत के बाद नया सीएम चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह को खुद पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षक बनाने का फैसला लिया गया। यानी गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल जाकर बीजेपी विधायकों से बात करके विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। इधर टीएमसी उम्मीदवार अर्पिता घोष ने ईवीएम में तकनीकी खराबी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार अर्पिता घोष ने ईवीएम में तकनीकी खराबी और बैटरी चार्जिंग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग के दिन जो मशीन 70% चार्ज थी, वो काउंटिंग के दिन 92 से 95% तक चार्ज कैसे दिखा रही थी। 7 मई को बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी, जेडीयू और दूसरे सहयोगी दलों के 27 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक रोज पहले आए नतीजों में स्टालिन की पार्टी डीएमके बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी। उसे 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 59 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। असम विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को वहां का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। वो असम में बीजेपी विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी से रैगिंग का एक वीडियो सामने आया। कुछ लड़कियां एक लड़की के साथ मारपीट करती नजर आईं उसमें। हालांकि इस मामले में पीड़ित लड़की की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई, लेकिन
वीडियो पर हंगामा मच गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी ताकि मारपीट के पीछे की पूरी कहानी सामने आ सके। वीडियो में एक कमरे के अंदर कुछ लड़कियां बैठी नजर आईं। उनमें एक लड़की सामने बैठी लड़की को पीटती दिखाई दी, बाल खींचकर थप्पड़ मारती रही, गालियां देती रही। एक दूसरी लड़की मारपीट करने वाली लड़की को उकसाती रही। बाप पे क्यों गई? बाप पे क्यों गई? मुंह तो सीधा ठीक है, बस हो गया। अरे मुंह सॉरी बोलो सबको, सॉरी बोल सबको, सॉरी बोलेगी। मैंने तेरे को पैर नीचे कर लिया अपने, मेरे बाप को बोलेगी। आरोप यह लगाया गया कि यह वीडियो में रैगिंग हो रही थी। पीड़ित लड़की रोती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। मारपीट कर रही लड़की को पीछे धकेलती दिखाई दी, कहती रही कि पिटाई की वजह से खून निकल रहा है, उसके साथ मारपीट मत करो। लेकिन मारपीट कर रही लड़की पर कोई असर नहीं हुआ ऐसा दिखा। वो उसे बार बार सॉरी बोलने के लिए कहती रही। लड़की समझ रहा है कौन आ रहा है? ये जो मैंने करा है ब्रो, सॉरी बोलेगी अभी तक, लिटरली क्राइड ना, अब बोलेगी सॉरी, बोल सॉरी। तो वीडियो से पहले की कहानी क्या थी वो तो पता नहीं चला, लेकिन पिटाई के बाद पीड़ित लड़की के साथ गाली गलौज का दौर शुरू हो गया। मारपीट कर रही लड़की ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, भला बुरा कहती रही। एक दूसरी लड़की भी पीड़ित लड़की को गालियां देती रही। मेरे बाप पे बोला कैसे? इसके बाप तेरे बाप पे बोलूं? तेरे बाप को फोन करके कहूं मेरे बाप के बारे में क्या बोल रही है? इसका रूम नंबर बता दे, जब इसका बाप तेरे से पूछता है कहाँ है ये। वीडियो में यह सब दिखता रहा। उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो तो साफ नहीं है, लेकिन वीडियो में जो हुआ, कमरे के अंदर थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। कई लड़कियां खड़ी रहीं, किसी ने भी पीड़ित लड़की की मदद नहीं की जो उस वीडियो में पीड़ित दिख रही है। बाकी सब चुपचाप खड़ी रहीं, उसे बचाने की कोशिश नहीं की। बचाया 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 बचाया। तेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अपनी मम्मी को सॉरी बोलते कि 16 लोग खड़े हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में मौजूद एक निजी यूनिवर्सिटी की यह घटना बताई गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बना दी। पुलिस ने दावा किया कि वीडियो 10 से 12 दिन पुराना है। पुलिस कह रही है इस मामले में न तो पीड़ित लड़की ने शिकायत की है, जो इस वीडियो में पीड़ित दिख रही है, न तो उसने शिकायत की है, न ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है यूनिवर्सिटी प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार के बख्तियारपुर में रेलवे ट्रैक पार करने के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई, 2 महिलाओं की जान चली गई। वो दोनों फुटओवर ब्रिज से जाने के बजाय रेलवे ट्रैक पर उतर गई। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी। जल्दबाजी में वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई, लेकिन उनकी धड़कनें तब तेज हो गई जब उन्हें सामने से एक ट्रेन आती दिखी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की भी सांसें थम गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इससे पहले कि लोग उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच पाते, ट्रेन उन तक पहुंच गई। महिलाओं ने भी खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। दोनों दीवार से चिपक गई, प्लेटफॉर्म की दीवार से, ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, लेकिन ट्रेन तेज रफ्तार में आई और उन्हें कुचलती हुई गुजर गई। सन्नाटा छा गया, आसपास के लोग सन्न रह गए। रेलवे ट्रैक की तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई तो वो कांप गए। दोनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना हुई बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। हादसे से पहले वो महिलाएं रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। दोनों के हाथ में सामान था। प्लेटफॉर्म के काफी करीब पहुंच गई थीं, लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाए। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ भी थी। ट्रेन को इतने करीब आते देखकर लोग डर गए। हालांकि 2 लोगों ने महिलाओं की मदद की, उनका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, खींचने लगे, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो प्लेटफॉर्म पर गिर गए। ट्रेन के डर से सब पीछे हट गए। महिलाओं का हाथ छूट गया, वो ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी जान चली गई। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर 7 सांसदों के पार्टी बदलने वाले मामले की शिकायत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी बदलकर बीजेपी में जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने 90 विधायकों को 3 बसों में भरकर दिल्ली पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने दावा किया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान उनके खिलाफ पंजाब की सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराए जाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को पुदुचेरी के लिए पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। निर्मल कुमार सुराना को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। इन दोनों नेताओं की देखरेख में पुदुचेरी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि राज्य में बिजली के सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्ट पेड मीटर की तरह काम करेंगे। हर महीने बिजली बिल मिलेगा और भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। 30 अप्रैल तक जिन लोगों का बिजली बिल बकाया था, उन्हें बकाया राशि 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। उधर बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने हथियार लहराकर डांस किया। हथियार लहराते हुए, ढुमके लगाते हुए नजर आए। अनंत सिंह पटना से गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज के हथुआ इलाके में एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ कई समर्थक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और डांस करने के लिए कुछ लड़कियों को बुलाया गया। उन लड़कियों ने कार्यक्रम में डांस करना शुरू किया और उनके साथ अनंत सिंह के समर्थक भी डांस करते दिखे, झूमते दिखे, भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाते दिखे, हथियार लहराते दिखे। एक समर्थक ने अपने दाहिने हाथ में राइफल पकड़ ली, खुशी से झूम उठा, दोनों हाथों को फैलाते हुए डांस करता दिखा। उसके साथ अनंत सिंह के बाकी समर्थक भी हथियार लेकर डांस करते नजर आए। हॉल में उनके अलावा कुछ लोग बैठे दिखे, वो लोग उनका डांस देखते रहे। इस दौरान अनंत सिंह भी मौजूद रहे। अनंत सिंह के सामने उनके समर्थक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करते रहे। हथियार लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक खुले नाले में गिरने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। 2 साल की बच्ची अपने घर से खेलने के लिए निकली थी, लौटकर घर नहीं आई। बच्ची के घर के बाहर गहरा नाला बना था, नाले का ढक्कन खुला हुआ था। बच्ची खेलते हुए नाले के पास चली गई, खेलते हुए उस नाले में गिर गई। काफी देर तक परिवार वालों को नहीं मिली। परिवार के लोग परेशान हो गए, ढूंढना शुरू कर दिया। कई घंटों तक ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची उनको नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने बच्ची को नाले में तलाशना शुरू किया और बच्ची गहरे नाले के अंदर मिली, कीचड़ के बीच फंसी हुई मिली। बच्ची को लोगों ने नाले से बाहर निकाला। उसकी सांसें थम चुकी थी, तब तक सांसें रुक गई थी। लोग घबरा गए, उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी जान जा चुकी थी। परिवार में चीख पुकार मच गई, लोग रोने लग गए, उसकी मां रोने लग गई। आसपास रहने वाले लोग उन्हें संभालने लगे, समझाने की कोशिश करने लगे। ये बुराड़ी के मुकुंदपुर इलाके में हुआ। लोगों को झकझोर दिया इस घटना ने। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इलाके के विधायक के खिलाफ भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ये नाला लगभग वैसा 3.5-4 फीट गहरा है और आए दिन इसमें घटना होती ही रहती है। खुला है, पूरा खुला है सर। हमारे घरों के सामने एक दरिया बना दिया गया कि इसमें निकलो, डूबो और मरो आप लोग। लोगों को कहना है कुछ दिन पहले उस नाले की सफाई हुई थी। आरोप है इससे पहले भी नाले में कई बच्चे गिर चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाले को ढकने का काम नहीं किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्ची की मौत पर दुख जताया। उनके निर्देश पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की गई। उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी बारिशें आई नहीं कि खुले नाले में फिर एक बच्ची की मौत हुई। सड़क किनारे फिर नाले खुले पड़े। लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन पहले सफाई की गई थी। दिल्ली में जो ये हुआ, बुराड़ी में सफाई की गई थी नाले की, और ढक्कन तो पहले भी नहीं था, ढक्कन लगाते ही नहीं उस पर, और नाला खुला पड़ा है। कई लोग उसमें गिर चुके हैं। लोग पहले आरोप लगा रहे थे। इस बार बच्ची की मौत हुई। एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों का क्या होगा?
किसी बच्ची की मौत हो गई, क्या सजा दी जाएगी? या फिर किसी ठेकेदार के सर मर देंगे? कोई अधिकारी भी कोई सीरियस सजा भुगतेगा? नाला खुला छोड़ देना तो मामूली घटना लगती है इन अधिकारियों को, क्योंकि इनके घरों में मौत थोड़ी हो रही है। इनके लिए मामूली इसलिए होती है ये घटनाएं क्योंकि इनको मामूली सजा भी नहीं होती, मामूली सजा भी नहीं होती। इन्हें लोगों का प्रशासन इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों का प्रशासन, इन्हीं लोगों के बनाए नियम, जांचें होती रहती हैं। इन जैसे अधिकारी जांच करते रहते हैं। इन जैसे अधिकारियों की कोई लापरवाही थी या नहीं, ये इन जैसे अधिकारी ही बताते रहते हैं। तो सब मामूली ही तो है। नाला मामूली मुद्दा, नाले की सफाई मामूली मुद्दा, सफाई के बाद ढक्कन न लगाना मामूली मुद्दा, बच्ची की जान चली जाना मामूली मुद्दा, मौत हुई है। याद है इसी दिल्ली में जब एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, मौतें हो गई थी, तो वहां से एक गाड़ी निकली थी, उसके ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस लगा दिया था, यह कहते हुए कि वो गाड़ी ऐसे लेकर गया कि पानी में लहर उठी और बेसमेंट भर गई और लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। पब्लिक पर तो लगा दो हत्या का केस, और खुद जो नाले खुले छोड़ दो, तो जिस अधिकारी का वो इलाका है उस पर हत्या का केस क्यों नहीं? फिर हां, उसका इरादा वो नहीं था, तो गैर इरादतन हत्या ही तो कह रहे हैं। पब्लिक पर वही तो लगाते हो ना, गैर इरादतन हत्या का केस। अधिकारियों पर लगाओ ना एक बार। सारे ढक्कन खुद जाकर बंद करते फिरेंगे ये। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली पुलिस ने कच्चा बनियान गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि कच्चा बनियान गैंग के नाम से जाने जाने वाला गैंग दिल्ली में एक बार फिर एक्टिव हो गया। पुलिस ने 6 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का भी दावा किया। ये बदमाश शरीर पर तेल लगाकर और कच्चा बनियान पहनकर चोरी करते हैं। पुलिस इस गैंग से जुड़े बाकी लोगों का पता लगाने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के बाद उसने लूटपाट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। उस पर आरोप है कि वो सड़क से गुजरने के दौरान महिलाओं के गहने छीन लेता था। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए गहनों समेत कुछ हथियार भी बरामद करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 50,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले एक कारोबारी की हत्या के मामले में वो दोनों आरोपी हैं। कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उधर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हवाई सर्वे के लिए पहुंचे। उन्हें आसमान के रास्ते हेलीकॉप्टर से टूटे हुए पुल का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। 25 साल पहले बना था पुल, विक्रमशिला सेतु, बरारी पुल के नाम से भी जाना जाता है। उसके अचानक टूटने से आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जो लोग रोजाना उस पुल का इस्तेमाल करते थे, उनकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि पुल टूटने के बाद लोगों को नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ गया। गंगा नदी पर बनाया भागलपुर में विक्रमशिला सेतु, जो हिस्सा टूटा वो बिल्कुल बीच में दिखाई दिया। 2 पिलर के बीच का हिस्सा ही गायब हो गया। 20 से 25 फीट सड़क टूटकर पानी में समा गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि पुल के ढहने से पहले ही प्रशासन को पिलर के धंसने की जानकारी मिल गई थी। धीरे धीरे धंस रहा था, इसलिए प्रशासन ने वक्त रहते वहां गाड़ियों का आना जाना तो बंद करवा दिया था। तो रात 12:30 बजे के आसपास पुल का वो हिस्सा भरभरा कर ढह गया। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बना है, करीब 5 किलोमीटर लंबा है। 2001 में लोगों के लिए खोला गया था। भागलपुर को नवगछिया से जोड़ता है, पूर्णिया से जोड़ता है, कटिहार से भी जोड़ता है। इस पुल पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। इसलिए जैसे ही विक्रमशिला सेतु का वो हिस्सा टूटा, लोगों पर आफत टूट पड़ी। कुछ लोगों की तो रोजी रोटी पर मुसीबत आ गई, क्योंकि वो काम के सिलसिले में अक्सर इसी पुल को पार करके दूसरे किनारे पर जाते थे। व्यापार के लिए जाते थे, नौकरी करने के लिए जाते थे, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते थे। बहुत परेशानी है, जीने का अब इच्छा नहीं हो रहा है सर। रोजी रोटी पर आफत हो गया है। पुल पर आना जाना ही बंद हो गया, तो नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लिया गया। प्रशासन की तरफ से भी नावें चलाई गई, लेकिन नदी पार करने के लिए लोगों की जो भीड़ दिखी, उसके लिए वो नावें काफी नहीं दिख रही थी।
तो नाव में इतना आदमी बैठता है, डर सा लगा हुआ है कि कब जो है नाव पलटी न हो जाए। लोग कह रहे हैं पुल का जो हिस्सा गिरा उसके आसपास के पिलर पहले ही हिल रहे थे और इसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की थी, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग पहले बोल दिए थे प्रशासन को पुल के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जबकि आप लोग दिखाए 2 महीना पहले कि पुल डैमेज है, लेकिन फिर भी कोई प्रक्रिया नहीं हुआ सर। विक्रमशिला सेतु, इसका एक वीडियो भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, बताया जा रहा है इसी पुल का है। कुछ दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है, उसे एक ट्रक ड्राइवर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। ट्रक ड्राइवर ने पुल की हालत को दिखाते हुए आशंका जताई थी कि वो किसी भी वक्त ढह सकता है। पुल भाई खत्म हो गया, देख लीजिए वहाँ ऊपर नीचे कितना हो गया है, देख रहे हैं। ये पहले भाई बरोबर था और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो गया है, देख रहे हैं। ये भाई साहब इस जगह पे पाया धस गया है, अब बरारी पुल गिर जाएगा। और आप लोग भाई ध्यान से चलो इस पुल पे। अभी वीडियो हादसे से कितने दिन पहले का है ये तो नहीं पता चला, लेकिन ये वीडियो देखकर लोगों ने कहा कि देखो ट्रक ड्राइवर ने तो पहले ही बताया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मांग की कि पुल ढहने की इस घटना की जांच होनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से पुल गिरने की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को एक गलत दृष्टि में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। विक्रमशिला सेतु का वो हिस्सा गिरने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि टूटे हुए पुल की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि पुल टूटने से परेशान लोगों को तो राहत मिले। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में फिर पुल गिर गया, विक्रमशिला सेतु का हिस्सा गिर गया। लोग कह रहे हैं कई दिन से शिकायत कर रहे थे कि गिरने वाला है, ऐसा दिख रहा था। सोशल मीडिया पर एक ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाकर भी डाल दिया, तो सबको पता चल रहा था, सबको पता चल रहा था, अधिकारियों को नहीं पता चल रहा था। अंग्रेजों के जमाने के पुल खड़े हुए हैं, ये 10-20 साल पुराने पुल गिरकर जल समाधि ले लेते हैं, तो कोई तो अधिकारी होगा ना जिसने पास किया होगा पुल को, कोई तो अधिकारी होगा ना जिसका काम होता होगा देखना कि पुल की हालत क्या है, कहां मरम्मत करनी है, कब करनी है, कहां है वो और कौन है वो। फोटो टांग दो ना, पुल पर इन लोगों की फोटो टांग दो कि इनको इसी बात की तनख्वाह दे रहे हैं पब्लिक के पैसे से कि ये लोग देखें कि पुल ठीक रहे। पता तो चले पब्लिक को कि कौन है जो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई वजह है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो आकर बताएं। फिर हर बार कहते थे कि जांच की जाएगी, क्या जांचें हुई अभी तक? इतने जो पुल गिर गए, क्या हुआ जांचों का? जांच पुल के गिरने की क्या करते हो? जांच तो पुलों की कर लिया करो ना, जब वो खड़े हैं तब जांच कर लो ना कि कोई दरार तो नहीं आ रही, कोई पिलर तो नहीं धस रहा। सोशल मीडिया पर पब्लिक वीडियो डाल रही है तब भी आपको पता नहीं चल रहा। अभी किसी नेता के खिलाफ कुछ लिख दो सोशल मीडिया पर, घर पर पहुंच जाते हो पता करने की किसने लिखा है, वो तो आपको एकदम पता चल जाता है। पुल कमजोर हो रहे हैं वो बताओ सोशल मीडिया पर, तो आपको पता नहीं चलता। और नेता लोग क्या कह रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए क्योंकि बिहार की गलत छवि जा रही है इससे। चिराग पासवान कह रहे हैं गलत छवि जा रही है। गलत कैसे? ये गलत कैसे? ये हकीकत नहीं है। गलत छवि कैसे है? जो हकीकत है वही जा रही है। छवि सही करने से पुल ठीक नहीं होंगे, पुल ठीक होने से छवि ठीक अपने आप हो जाएगी। 100 बात की एक बात, इधर यूपी के हरदोई में एक लड़के और लड़की के शव पेड़ से लटके मिलने पर सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक खेत से 2 शवों के मिलने से दहशत मच गई। एक लड़के और लड़की के वो शव खेत में एक पेड़ से लटके हुए मिले। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री में छापा मारा और वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया। पुलिस ने दावा किया नकली शराब कई राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। इसमें कुछ अन्य अभियुक्त हैं जो कि अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लिए हमारी जो टीमें हैं वो लगातार उनको दबिश अलग अलग राज्यों में दे रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश करने से कुछ घंटे पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट मिलने पर पुलिस उसके घर पहुंच गई। मेटा के माध्यम से गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण उत्पन्न अवसाद से ग्रसित होकर एक छात्र के द्वारा सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट साझा किया गया था। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस कह रही है कि उसको जानकारी मिली कि वो दोनों सफेद रंग की एक गाड़ी से भाग रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में ड्रग्स और विदेशी हथियार होने की जानकारी मिली। पुलिस ने फिर नाकेबंदी कर दी, ट्रैक्टरों के जरिए पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उन बदमाशों ने नाकेबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश की। नाकेबंदी वाली जगह पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में वहां आई। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। वो नाकेबंदी तोड़कर भागना चाहते थे ऐसा लगा, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैक्टरों से टकराकर रुक गई। गाड़ी में बैठे लोग तुरंत बाहर निकले और सड़क किनारे मौजूद खेतों की तरफ भाग गए। पुलिस भी उनके पीछे पीछे खेतों में चली गई और वहां अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और आखिरकार उन दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस कह रही है दोनों पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले हैं। उनके पास 2 विदेशी हथियार मिले हैं। पुलिस दावा कर रही है 7 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन और 1 किलो अफीम मिली। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस को शक है ये हथियार और ड्रग्स सीमा पार से आए थे, इसीलिए पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। इधर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में आग लगने से दहशत मच गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हैदराबाद से पहुंची इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आग लग गई। लैंडिंग के बाद एक यात्री के बैग में रखे पावर बैंक में आग लगी। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से तुरंत सुरक्षित उतारा गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इमारत के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। वहां खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। बेसमेंट में लगी आग का धुआं पूरी इमारत में भर गया। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने वहां फंसे 7 लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मौजूद रावेरखेड़ी गांव के जंगल में भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें रिहायशी मकानों तक पहुंच गईं। लोगों ने आरोप लगाया कि जानकारी देने के बाद भी दमकल कर्मी तुरंत नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ घंटों के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पंजाब के जालंधर से। वहां बीएसएफ चौक के पास एक स्कूटर में धमाका होने की खबर आई है। धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि पूरे स्कूटर के परखचे उड़ गए। धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना वाली जगह पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके को सील करके पुलिस ने जांच तेज कर दी है। स्कूटर के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया ऐसा बताया जा रहा है और धमाके के बारे में पूछताछ की जा रही है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है इस धमाके के बारे में? देखिए किशोर जी, जो बीएसएफ चौक है, जो कैंट का इलाका है, उसके बाहर ये स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। जो पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनका कहना है कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है लड़का जिसकी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। इसके पिताजी रिटायर्ड कर्मी है बीएसएफ के। कुछ पार्सल की डिलीवरी का पेमेंट लेने ये बीएसएफ चौक पे पहुंचा था, उसी दौरान उसकी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो रिटायर्ड पिता हैं, जो बीएसएफ के पूर्व कर्मी है, उनसे भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है और फोरेंसिक टीम जो है वो मौके के सैंपल जो है वो कलेक्ट कर रही है। नहीं तो क्या पार्सल था, वो कुछ पार्सल डिलीवर करने ले जा रहा था, उसमें धमाका हुआ, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पार्सल में धमाका नहीं हुआ। पार्सल का पेमेंट लेके जब वो वापस अपनी स्कूटी के पास आ रहा था, उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। और फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है लड़का जिसकी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, उससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एंगल को एस्पेक्ट करके पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अभी और कुछ नहीं कह रही शुरुआती के अलावा? देखिए, पुलिस का कहना है कि हर एंगल को रूल आउट किया जा रहा है। क्या ये कोई हादसा था, गर्मी की वजह से कोई ये स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, या कोई इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि ये कैंट का इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में पुलिस सारे सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर पूछताछ कर रही है। जो रिटायर्ड कर्मी है बीएसएफ के, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कब से कब तक बीएसएफ में तैनात थे, किस तरह का उनका बैकग्राउंड था, किस तरह का उनका कंडक्ट था, और जो लड़का है उसकी भी हिस्ट्री जो है वो खंगाली जा रही है। शुक्रिया आनंद आपका। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 गोदामों में आग लग गई और कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 गोदामों में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। वहां पहले उनमें एक गोदाम में आग लगी और कुछ ही देर में बाकी गोदामों तक वो फैल गई। दमकल कर्मियों ने काफी देर तक मेहनत की और आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका।
देश भर के पायलटों के संगठन FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अहमदाबाद विमान हादसे को पायलट की गलती नहीं बल्कि तकनीकी खराबी बताया। FIP ने माना कि हादसे की वजह विमान में लगी बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। FIP ने इस दावे के समर्थन में कई तकनीकी सबूत भी पेश किए। महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में 2 लोगों की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपी पर महाराष्ट्र ATS ने UAPA लगा दिया। ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हों। सूत्रों के मुताबिक ATS को जांच में पता चला कि आरोपी ने हमले से पहले विदेशों में वॉइस कॉल की थी। उसके 3 मोबाइल से कई सबूत मिलने का दावा किया गया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने बताया कि UAE के फुजैरा पोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें ईरान ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने कह दिया कि सीज फायर के दौरान यह हमला उसने नहीं किया। फुजैरा पोर्ट पर तेल के भंडार को निशाना बनाकर हमला किया गया था। खबर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी क्योंकि इस भयानक हमले के बाद तनाव बढ़ गया। युद्ध विराम के बीच माहौल फिर गर्मा गया क्योंकि UAE ने दावा किया कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया और पूरी प्लानिंग के तहत उसके तेल भंडार को निशाना बनाया गया। हमला होते ही वहां आग लग गई, ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गईं, काले धुएं का बवंडर सा उठना शुरू हो गया। सब कुछ इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर से उसे देखा जा सकता था। तेल भंडार में आग लगी, लपटें ऐसी उठी लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। UAE ने कहा कि ईरान ने फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाकर न सिर्फ ड्रोन दागे बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें भी दागी। UAE ने तो यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन को रोक दिया, हवा में इंटरसेप्ट भी कर लिया, हवा में ही उनको मार गिराया। लेकिन कुछ ड्रोन उसके पोर्ट तक पहुंच गए और तेल भंडार पर आग लग गई। धीरे धीरे फिर बड़े इलाके में आग फैल गई। UAE इस हमले से आग बबूला हो गया, लेकिन ईरान की IRGC सेना ने साफ किया कि हमला उसने नहीं किया। उसने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। IRGC के एक अधिकारी के हवाले से ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान का तेल ठिकानों पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की, इसी के बाद हालात बिगड़े, यह कहा गया ईरान के उस अधिकारी की तरफ से। UAE का फुजैरा उसके पूर्वी छोर पर मौजूद है, ओमान की खाड़ी की तरफ है ये, यानी हॉर्मुज गलियारा पार करने के बाद UAE का हिस्सा है। यानी ये वो हिस्सा है जो फारस की खाड़ी में नहीं है, ओमान की खाड़ी के किनारे पर है। फुजैरा को छोड़कर UAE के बाकी सारे बड़े बंदरगाह फारस की खाड़ी में है, यानी वहां से अगर आना होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना होता है। लेकिन फुजैरा पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद है और फुजैरा पोर्ट के पास ही उसके बड़े बड़े तेल के भंडार हैं। जंग के दौरान यही तेल भंडार ईरान के निशाने पर रहे हैं। जंग की शुरुआत में भी वहां हमले हुए थे, मिसाइलें गिराई गई थी, ड्रोन गिराए गए थे, रॉकेट दागे गए थे। लेकिन इस बार हमला उस वक्त हुआ है जब सीज फायर चल रहा है, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। दोनों पक्ष हथियार रखकर बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, ईरान और अमेरिका। फुजैरा में तेल भंडार पर जो हमला हुआ उसको लेकर भारत ने भी विरोध जताया क्योंकि इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। हमले के वक्त वो फुजैरा पोर्ट पर ही मौजूद थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां पर। भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की, आम लोगों और जरूरी सुविधाओं को निशाना नहीं बनाने की अपील की। भारत सरकार ने बातचीत को हालात संभालने का सही रास्ता बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी UAE पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि आम लोगों और जरूरी सुविधाओं को निशाना बनाना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। भारत UAE के साथ मजबूती से खड़ा है, सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकालने का समर्थन करता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी UAE पर इस हमले की निंदा की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। फुजैरा पोर्ट पर हुए हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर पर भी खतरे के बादल मंडराते दिखे। हमले के बाद सीज फायर को लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन ईरान को चेतावनी दे दी
CNN, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बताया कि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सीज फायर खत्म हो गया, क्या हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा वो ये नहीं बता सकते। यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं, कुछ भी साफ नहीं। लेकिन CNN की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और इजरायल एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गए। इस बार ईरान के ऊर्जा ठिकानों और सेना के बड़े अफसरों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया इस बार लंबी जंग नहीं बल्कि कम समय में दबाव बनाकर ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जाए, ऐसी प्लानिंग है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू तो लगातार इसे लेकर बैठकें करने में जुटे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों और मिलिट्री अफसरों को ईरान पर बयानबाजी करने से भी रोक दिया है। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कब्जे को लेकर एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने वहां हमले तेज कर दिए हैं, ईरान ने वहां हमले तेज कर दिए हैं। दोनों ने एक दूसरे के सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका ने हॉर्मूज गलियारे के आसपास फंसे सैकड़ों जहाजों को निकालने के लिए कुछ रोज पहले एक ऑपरेशन शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम, लेकिन ईरान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई माना। उसने समंदर में अमेरिकी नौसेना के जो जहाज तैनात हैं उन पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने भी उसकी सेना की नावों को नष्ट करने का दावा किया। तो एक कब्जे की लड़ाई चल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस कब्जे की लड़ाई में एक नया नक्शा जारी कर दिया और इससे पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिका की नौसेना ने हमले के कुछ वीडियो भी जारी कर दिए। दावा किया कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन से कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। रिपोर्ट कहती है अमेरिका की नौसेना ने ईरान की सेना की 6 से ज्यादा नावों को नष्ट कर दिया। वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में थी। वहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों को रोक रही थी, अपने नियम जबरदस्ती लागू करवा रही थी। लड़ाकू विमानों ने हवाई हमले किए और उन सबको समंदर में डुबो दिया। अमेरिका वहां दूसरे देशों के जहाजों को निकालने के लिए सैन्य मदद दे रहा है, वो कह रहा है। ईरान के हमलों को नाकाम करने में जुटा ताकि फारस की खाड़ी में जो सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं वो हॉर्मूज गलियारे को पार करके ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित पहुंच सके, उन पर ईरान हमला न कर सके, परेशान न कर सके। इसी मकसद से ट्रंप ने कुछ रोज पहले ये नया ऑपरेशन शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि इस रास्ते में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उन्हें अरब सागर तक पहुंचाया जाए ताकि दुनिया में तेल का संकट दूर हो सके, गैस का संकट दूर हो सके, दूसरी चीजों का संकट दूर हो सके। अमेरिका ने दावा किया उसने 2 जहाजों को अपनी सुरक्षा में पार भी करवाया। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका दूसरे देशों के जहाजों को तो निकाल रहा है, लेकिन ईरान के जहाजों को वहां घेर कर बैठा है, नाकेबंदी करके बैठा है। ईरान का एक भी जहाज नहीं निकलने दे रहा। उसका प्लान है ईरान जब तेल की सप्लाई नहीं कर सकेगा तो उसकी आमदनी खत्म होती चली जाएगी और मजबूर हो जाएगा अमेरिका से बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए, ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके नजदीक 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। वहां पर कई युद्धपोत उसके अरब सागर में पहले से हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन पहले से, उस पर विमान है। उन विमानों के जरिए ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की जा रही है। अगर ईरान की IRGC सेना किसी जहाज को रोक रही है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नौसेना ने ईरान की सेना की नावों को बर्बाद कर दिया और उसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि ईरान अब इन नावों के सहारे ही बचा हुआ है। उसके बड़े बड़े जहाजों को अमेरिका की सेना पहले ही तबाह कर चुकी है। अमेरिका ने यह दावा किया तो ईरान ने इसके बाद हमले का एक वीडियो जारी कर दिया। उसने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर उसने मिसाइलें दाग दी और हमले से उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन अमेरिका की सेना ने उसके दावों को पूरी तरह गलत बताया। बाद में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि अगर उसने अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ईरान की IRGC सेना ने पूरी दुनिया को एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो के जरिए उसने दावा किया कि हॉर्मूज गलियारे के नजदीक उसने अमेरिका के एक युद्धपोत पर अपनी मिसाइलें बरसा दी।
ईरान की IRGC सेना ने कहा अमेरिका का युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे वहीं रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माना, आगे बढ़ने की जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद ईरान ने उस पर मिसाइलों से हमला कर दिया और हमले से युद्धपोत को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया। उसकी नौसेना के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसके किसी भी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ। ये ईरान के मनगढ़ंत दावे हैं और झूठी रिपोर्ट फैला रहा है ईरान। हॉर्मूज गलियारे के नजदीक उसके सभी युद्धपोत सुरक्षित हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी, दो टूक कहा कि अगर ईरान ने ऐसी गलती की तो उसे भयंकर खमियाजा उठाना पड़ सकता है। अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी जहाज पर हमला करने की कोशिश की, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, फिर ईरान को कोई नहीं बचा पाएगा। इधर फुजैरा में हुए हमले के बाद UAE ने 11 मई तक अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद UAE ने आंशिक रूप से अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। UAE ने 11 मई तक एयर स्पेस बंद रखने का आदेश जारी किया। एयर स्पेस बंद होने के बाद कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, कई विमानों के रास्ते बदल दिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया कि ईरान जंग पूरी तरह खत्म होते ही दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। I see it going down very substantially when this is over, Chris, and I think very rapidly too, at levels that you've never seen, because there's a lot of energy out there. उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर पड़ा नहीं है। अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के हवाले से रॉयटर्स ने यह खबर दी। अमेरिका की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट थी कि अमेरिका और इजरायल ने 40 दिन तक ईरान में जो बमबारी की थी वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की थी ताकि उसे परमाणु शक्ति बनने से रोका जा सके, एटम बम बनाने से रोका जा सके। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैसे ही चल रहा है जैसा युद्ध से पहले चल रहा था। 40 दिन की लड़ाई हुई, अमेरिका ने ईरान पर बारूद बरसाया, इजरायल ने भी हवाई हमले किए, दोनों ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, सरकारी इमारतों पर बमबारी की, नेताओं और अधिकारियों के घरों पर बमबारी की, परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेता मारे गए, सैन्य अधिकारी मारे गए, बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई। लेकिन यह रिपोर्ट कह रही है इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका और इजरायल अपना सबसे अहम लक्ष्य जो बता रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करवा पाए। बंद करवाना तो दूर, उसे पटरी से उतार तक नहीं पाए, क्योंकि अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया, ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट करी, कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार पहले की ही तरह कायम है। यह मानता है अमेरिकी खुफिया विभाग कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसकी जैसी रफ्तार युद्ध से पहले थी वही रफ्तार युद्ध के बाद भी है, या इस युद्ध विराम के दौरान भी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचे। पिछले साल जून महीने में भी इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, यही कहते हुए 12 दिन तक लड़ाई चली थी। अमेरिका भी इजरायल की मदद के लिए उसमें कूदा था जून में पिछले साल। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। अमेरिका के खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान अगर चाहे तो 9 से 12 महीने में परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। इसी तरह की रिपोर्ट एक बार फिर जारी की गई। उसमें बताया गया कि 40 दिन के युद्ध के बाद भी ईरान के परमाणु ठिकानों में मौजूद यूरेनियम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अनुमान है ईरान चाहे तो इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर ही एटम बम बना सकता है। यानी 1.5 महीने तक जंग लड़ने के बाद भी, पिछले साल जून के बाद अब फिर 1.5 महीने तक जंग लड़ने के बाद भी ईरान की परमाणु तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि अमेरिका और इजरायल भले ही दावा करते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है, जबकि ईरान इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि वो तो कहता है वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, उसका परमाणु कार्यक्रम बिजली बनाने के लिए है, दूसरे कामों के लिए है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम है उसका, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है।